रशियन आर्मी सिखा रही है बैंडेज कैसे बांधनी है, आपके पास बैंडेज नहीं भी है या फिर एक ही है तब क्या करोगे। तो वो सैनिटरी पैड्स का जुगाड़ था उनके पास। उन्होंने कहा ये सैनिटरी पैड्स हमेशा अपने पास में रख, घाव लग जाए सैनिटरी पैड लगा। अच्छा तेरे पास बीटाडीन नहीं है, चल कोई नहीं ये रख ले। कई चीजें ऐसी थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे दी कि तू ये रख ले, तू चाकू रख ले। यूक्रेन की हालत बहुत खराब है। बिल्कुल बहुत खराब है। और मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ के पॉलिटिशियन ज़ेलेंस्की को दिखता नहीं है कि यार मेरे इतने लोग मर रहे हैं, वॉर को खींचे जा रहा है। वो अच्छे से जानता है इस वॉर को वो नहीं जीत पाएगा। अब वहाँ पे क्या है ना कि रशियन ही बोलते हैं। मेरे को कहता ना अटैक हुआ है और किसी बंदा अटैक करा किसी ने। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोल रहा है। तो मेरे को लगा इसको बोलना नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी। भाई 2 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे, फिर जंगल के बीच में थी ट्रेन। फिर भाई वहाँ पे थोड़ा ही आगे देखा 2 शूज पड़े हुए और बंदे की लाश पड़ी हुई है भाई। अच्छा कटा फटा उसके दिमाग का टुकड़ा वहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। देख के ऐसे अजीब हो गया यार, ये क्या ऐसे। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे। सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। हाँ। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया रशिया घूम लिया था कितना टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार यहाँ पे 500 लोग रहते हैं और वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है। -72 डिग्री सेल्सियस गया वहाँ पे, -72 डिग्री सेल्सियस। पहुँचने के लिए कुछ मिल नहीं रही थी, तो वो रोड पे मुझे लिफ्ट मांगना पड़ रहा। तो सब लोग मुझे बोल रहे थे तो मर जाएगा। सब रशियन मुझे वार्न कर रहे थे कि यू विल डाई। लेकिन नहीं पहुँच जाऊँगा। तो वो रोड पे मैं 3-4 दिन तक लगातार लिफ्ट मांगता रह गया। और एक बार ऐसा हुआ था कि 3 दिनों तक कोई लिफ्ट मिली ही नहीं मुझे। मैंने इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया और 15 दिन का वीज़ा था। मैं वहाँ गया, मुझे इमिग्रेशन पे पूछा गया कि आप क्या करने आए हो, आपके पास पैसे भी कम हैं, आप कभी रशिया आए नहीं, पासपोर्ट आपका खाली है, कभी किसी कंट्री गए नहीं। मैंने कहा मैं वॉर के लिए आया हूँ। ओके वॉर के लिए, आपको पता है ना क्या सिचुएशन है। मैंने कहा हम देखो मैंने पेपर की कटिंग्स करी हुई हैं, इतनी रिसर्च करी है, ये है। तो उनको अच्छा लगा। उन्होंने फिर भी कहा देख लो यार सही नहीं है देखा जाए तो वॉर में जाना। मतलब उनकी एज थोड़ी ज़्यादा थी, समझा रहे थे अपने हिसाब से। ये एयरपोर्ट पे ही हो रहा है काउंसलिंग। बिल्कुल इमिग्रेशन ऑफिस में हो रहा था। तो मैंने कहा देखो अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो अच्छे से सोच समझ के ही आया हूँ। मैं तो बहुत पहले आना चाहता था, 2022 से वॉर चल रही है और मैं 2024 में आया हूँ, तो बहुत लेट हो गया हूँ मैं पहले ही। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप कैसे जाओगे। मैंने कहा देखो ये मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मुझे इस ऑफिस में पहुँचना है। उन्होंने कहा यार आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, एक काम करते हैं मिलिट्री ऑफिस में कॉल कर देते हैं, आपके लिए कोई आ जाएगा। उन्होंने कॉल किया, कोई आया और बहुत अच्छे इंसान थे। और वो भी एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं। चिचन्या वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रशियन आर्मी की तरफ से, वो रशियन थे। और फिर जब मैं उनके साथ गया, हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि उस टाइम स्नो वगैरह गिर रही थी और ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा था, तो जाम ज़्यादा था। तो ऑफिस बंद हुआ। फिर उन्होंने कहा आप मेरे घर रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात में उनके घर रुका, अगले दिन जाके मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। भाई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा क्लॉज था जो आप एकदम सबसे अलग था कि यार अगर बाय चांस बंदा सर्वाइव नहीं कर पाता उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, फैमिली तक कैसे बात पहुंचेगी, या कुछ क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ बता सकते हो आप? एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ एक ट्रांसलेटर होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रशियन में, बट आप कुछ भी पूछोगे वो जवाब देगा और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा आपको। और ऑनेस्टली बहुत अच्छा मुझे लगा एक्सपीरियंस वहाँ पे। ट्रांसलेटर ने मुझे सब कुछ अच्छे से बताया था और उसमें ये सब लिखा था आपने जो है एज अ वॉलंटियर पार्टिसिपेट कर रहे हो रशियन आर्मी में, इतने टाइम बाद आप रशियन पासपोर्ट भी ले सकते हो। कितने टाइम बाद? 6 मंथ्स के बाद अप्लाई कर सकते हो, 6 महीने सर्विस करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। मैं अभी भी अप्लाई कर सकता हूँ बट मैं रशियन पासपोर्ट लेना नहीं चाहता क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि आप 2 पासपोर्ट रखो। अगर मैंने रशियन पासपोर्ट ले लिया तो मेरी सिटीजनशिप चली जाएगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना लगाव है अपनी ज़मीन से, तो मैं नहीं चाहता कि दूसरा पासपोर्ट मुझे ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता। ऐसा कुछ था कॉन्ट्रैक्ट में कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे आपकी? हाँ फाइनेंशियल सैलरी उसमें अच्छी है। और क्या नाम कितनी है, सैलरी दे रहे थे वो? 2,40,000 रबल्स मिलते हैं प्लस बोनसेस मिलते हैं पर मंथ? हाँ कुछ बोनसेस भी आते हैं उसमें, ड्रोन शूट करने पे या फिर टेरिटरीज को कैप्चर करने में, कोई इंजरी हो जाए तब भी उसमें आते हैं। अच्छा, तो इंडियन रुपीस और रूबल्स इक्वली चल रहा है, 1-1 ही चल रहा है। हाँ। तो भाई जब आप यूक्रेन और रशिया वॉर में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे और आपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब साइन किया, तो पहला दिन पहली ट्रेनिंग क्या हुआ था उस दिन, ये बताओ। पहले दिन बड़ा कन्फ्यूजन भरा था। वो आधी रात में हमें लेके आए एक जगह पे और मतलब अंधेरा हो रहा था, कुछ दिख नहीं रहा है, वहाँ लाइट्स वगैरह नहीं है और बहुत ज़्यादा वो हड़बड़ाहट में थे। जल्दी चलो 20 थे पाइदियों मतलब रशियन में जल्दी चलो रुको जल्दी चलो। तो मुझे लगा कि यार क्या बात है, ऐसा क्या बात हो गई। फिर वो ज़मीन के नीचे उन्होंने ब्लिंदाश बनाया हुआ था, बंकर टाइप होता है वो, उन्होंने भेज दिया। उन्होंने फिर कहा कि बाहर मत आना। फिर अगली सुबह थोड़ा सा हमें भी डर लग रहा था, ऐसी क्या बात है हम बाहर नहीं निकल रहे। कितने लोग थे आपके साथ? मेरे साथ श्रीलंकन्स थे सारे।
हाँ कई श्रीलंका से भी लोग आए हुए थे, श्रीलंका से बहुत लोग सेम आए। एज थे, सेम नहीं, मेरे से बहुत बड़ी एज के थे और सब मुझे कह रहे थे कि वो एक्चुअली एक्स आर्मी वाले थे, उन्होंने श्रीलंकन आर्मी में पार्टिसिपेट किया था और एलटीटी के खिलाफ भी फाइट की हुई थी उन्होंने। ओके। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तेरी एज बड़ी कम है, तू यहाँ आया। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, कुछ श्रीलंकन्स बहुत अच्छे थे और कुछ का बिहेवियर बहुत ख़राब है इंडियंस को लेके। कैसे? पता नहीं कि उनको लगता है कि चाइना गॉड है और इंडियंस दुश्मन है। अच्छा। ऐसा सारे नहीं है, कई मेरे दोस्त भी थे, कई अच्छे लोग भी थे, बट ऐसा उनके मेंटालिटी ऐसी होगी, शायद उनकी पॉलिटिक्स ऐसी है उनकी कंट्री में कि इंडियंस को दुश्मन की तरह दिखाया जाता है वहाँ पे। ये नहीं पता था। सारे ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे। तो आपने वैसे जब उनको पता चला, आपको एक्सपीरियंस है नहीं बिल्कुल भी आर्मी का, आप कभी गए नहीं हो या आपने कोई वेपन नहीं चलाया, तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली होता ये कि वो एक्चुअली ट्रेंड तो थे और उनको लगता था कि उन्हें सब आता है। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा, हर तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी थे और ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर रहा उन्हीं के लिए जो सोचते थे कि हम तो ट्रेंड है श्रीलंकन आर्मी में। बट जब उन्होंने वॉर देखी, उनको समझ आया कि हमने आज तक आर्टिलरी की आवाज़ नहीं सुनी, तोप की आवाज़, असल में टैंक के शल चलते देखे नहीं, बॉम्बिंग देखी नहीं इतनी ज़्यादा, क्योंकि श्रीलंका में ऐसी वॉर कभी हुई नहीं है। तब उनको पता लगा कि जो हमें आता है वो कुछ भी नहीं आता है। तो तब वो चीज़ें उनको महसूस हुई और फिर उनका भी बिहेवियर मेरे साथ सेम जैसा ही हो गया था कि जैसे मैं फ्रेशर हूँ, आप भी फ्रेशर हो। तो भाई फिर नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में किस तरीके से ट्रेन किया जाता था आपको, और लैंग्वेज बैरियर कैसे तोड़ा आपने? लैंग्वेज के लिए ऐसा है कि मैं कोशिश करता था कि मैं अपने ही आसपास जो लोग हैं वो रशियंस के साथ में ज़्यादा टाइम बिताऊं। अगर मैं जिस लैंग्वेज के लोगों के बीच में रहूँगा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको समझ आएगी रशियन और वो वही बोलेंगे। तो मुझे ही समझना पड़ेगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। और मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन था अपने माइंड के अंदर ही कि भाई अगर मैं लैंग्वेज नहीं बोल पाऊँगा ना, वॉर में टिकना नामुमकिन है भाई। वो चीज़ है, क्योंकि अगर आप किसी की बात समझ रहे हो वॉर में, तभी आप उसके लिए कुछ कर पाओगे और तभी वो आपके लिए कुछ करेगा। अगर हम एक दूसरे की बात नहीं समझ रहे हो, उसको लगेगा यार ये बंदा बोझ है यार। बट अगर आप उसके हेल्प कर रहे हो, उसकी लैंग्वेज समझ रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है, मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, अगर सब कुछ उसे ही करना पड़ रहा है, मान लो वो कुछ तैयार कर रहा है, उसको ही ड्रोन की आवाज़ सुननी पड़ रही है, उसको ही दुश्मन को देखना पड़ रहा है, तो कहेगा भाई मुझे इसकी ज़रूरत क्या है, मैं खुद ही कर लूँगा। या तो अगर आप उसको हेल्पफुल हो, लैंग्वेज से ही हो सकती है वो चीज़, तो फिर वो आपका भी ध्यान रखेगा और फिर ही वो दोस्ती होती है, फिर वो बॉन्ड बनता है, फिर वो आपकी पेन समझेगा, आप उसकी पेन समझोगे। मतलब जो फॉरेनर्स थे उस आर्मी में, रशियन आर्मी में जितने भी फॉरेनर्स थे, वो लोग आपस में सपोर्टिव कम थे, दे वर जस्ट वर्किंग फॉर द मनी देयर। वो लोग भी फाइनेंशियल चीज़ से जूझ रहे थे, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। देखो दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, ऐसे भी लोग थे, सारे ऐसे नहीं थे, बट सपोर्टिव थे एक दूसरे के लिए। ऐसा मैंने देखा, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हुआ। कई बार उन्होंने मुझे बचाया, कई बार ऐसा था कि मैं गया। क्या थी वो सिचुएशन, अगर आप बता सकते हो जब आप? सिचुएशन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं अपना नाम साइड में रख के बोलता हूँ थोड़ा सा। मान लो पर्सन है XYZ, अब X शूट कर रहा है कहीं भी, यूक्रेनियन के ऊपर या दुश्मन के ऊपर, और YZ घबरा गए, ओ माय गॉड हमें सरेंडर कर देना चाहिए, अगर हम ऐसे शूट करेंगे वो हमें पकड़ेंगे, फिर उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा हमारे साथ, हमें मारेंगे। X कह रहा है भाई शूट करो, तो X फंस गया वहाँ पे। अब X को पीछे बोलना पड़ेगा रेडियो पे, भाई ये शूट नहीं कर रहे, मेरा मरना तय है। अब पीछे वाले बंदे देख रहे हैं ये YZ की वजह से X मारा जाएगा और बंदा बढ़ गया, फिर वो आएंगे बचाने कि भाई X को निकालो यहाँ से। और ऐसा हुआ था X के साथ। तो मुझे लगता था कि, मुझे लगा, अभी भी फील होता है, उनको ज़रूरत नहीं थी निकालने की, बट उन्होंने निकाला, अपनी जान उसमें डाल के, रिस्क में लेके X को निकाला। और ऐसा तभी होगा आपकी बॉन्डिंग दूसरों के साथ अच्छी हो, आप हेल्पफुल हो लोगों के लिए। अगर आप किसी के लिए बर्डन हो तो उनको लगेगा भाई इतने लोग मर रहे हैं, एक ये मर जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है। बट भाई अपनी आर्मी का होकर भी वो लोग ऐसा बर्डन ले लेते थे, मतलब? नहीं, बर्डन वही है जो कुछ कर नहीं पा रहा उनके लिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं वॉर में हूँ या कोई भी है, मैं यही तो देखूंगा ना कि यार ये बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, मेरा दोस्त है, मुझे इसको बचाना पड़ेगा। आप एक ग्रुप में हो तो एक तरीके से एक बॉन्ड होना चाहिए आपस में। अगर एक बंदा ऐसा है जो सिर्फ अपना देख रहा है, कुछ काम करके राजी नहीं है, मैं कहूँगा यार भाड़ में जाए, मुझे इसका नहीं देखना, मैं अपना देखूंगा, उसको भी देखूँ। जितना हमने सुना सोल्जर्स का आज तक, ये मूवीज में भी देखा है इंडियन सोल्जर्स को लेकर, भाई वो लोग बहुत ज़्यादा देशभक्त होते हैं और मरने मारने को तैयार होते हैं और दोस्त की भी सपोर्ट करने के लिए एवर रेडी रहते हैं। तो वो चीज़ आपने वहाँ नहीं देखी। बट वो कामचोर नहीं है ना
इंडियन आर्मी में भाई वो कंपेयर नहीं कर सकते ना, वो ट्रेंड है, उनकी ट्रेनिंग हुई है कि आप पीछे नहीं हटोगे, आप घबराओगे नहीं। यहाँ पे सारे दूसरे देश से आए हैं, वो ये सोच सकते हैं मैं इस देश के लिए क्यों मरूं, मैं साले बच जाऊं। मैं रशियन आर्मी के साथ था, फॉरेनर मेरे साथ कोई नहीं था जब मैं वॉर में चला गया था, क्योंकि क्या होता है ट्रेनिंग के बाद आप छांटा जाता है कौन कैसा बंदा है, किसको किसके ग्रुप में भेजा जाए। मैं स्टोरमा वीक था, मतलब ये ऑफेंसिव ऑपरेशंस करते थे जिनके साथ मैं था। तो आपने ट्रेनिंग में बहुत आउट परफॉर्म करा था क्या? हाँ, मेरे लैंग्वेज में ठीक था, मैंने कुछ फ्रेंड्स भी वहाँ बना लिए थे। एक वहाँ फ्रेंडशिप बहुत काम आती है उस एरिया में, और कोई आपका दोस्त है तो वो आपका भला सोचेगा, आप उसका भला सोचोगे। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? 15 दिन की ट्रेनिंग थी, बट मुझे 9 दिन की मिली थी, क्योंकि आगे थोड़ा ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा कि यार इनको भेज दो। तो ऐसा आपको लगता है कि आपको उन्होंने एज अ मीट ट्रीट करा कि इसको आगे आगे रखो, मरेगा तो ये मरेगा? मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। रीज़न ये है कि मैं जिनके साथ रहा वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड बंदे थे, 2-3 साल उनको हो गए थे, और उनका काफ़ी अच्छा मेरे पे बिहेवियर ये था, भाई तू टेंशन मत ले, हम हैं, ठीक है ना। और उन्होंने कहा भाई तू ट्रेनिंग में क्या ही सीखेगा, ट्रेनिंग में तू सीखेगा शूट करना, बट जब रियल में ज़रूरत होती है ना उस चीज़ की, तो वो चीज़ काम नहीं आएगी, प्रैक्टिकल यहीं सीख तू अब। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ सिखाई। तो आपको दोस्ती के चक्कर में ले गए कि चल? हाँ, तो कहाँ पे ले गए, मतलब आपको सीधा यूक्रेन में ही ले गए या रशिया के किसी टेरिटरी में आप थे? यूक्रेन के अंदर ही। शुरू में कुछ दिन ट्रेनिंग मॉस्को में हुई थी मेरी, बट हुआ क्या था, थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट का जोर पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया मेरा कुछ दिन बाद ही। फिर मुझे बड़ा ख़राब लगा, यार मैं तो आया इसी चीज़ के लिए हूँ। फिर हुआ ये कि मेरा एक श्रीलंकन दोस्त था, उसने दूसरी सिटी से ज्वाइन किया था, मैं दूसरी सिटी में चला गया, नेक्स्ट डे मैंने वहाँ से ज्वाइन कर लिया। उसके बाद मैं चला गया यूक्रेन, फिर उसके बाद ट्रेनिंग यूक्रेन में हुई, और जो मेरे साथ के लोग थे रशियंस थे, फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराई। मैं उनको बताता था कि मेरे ट्रेनिंग में ये नहीं किया, ये नहीं किया। अच्छा, आरपीजी नहीं चलाया, ग्रेनेड नहीं चलाया, कोई नहीं मैं चलवाता हूँ, इसको पकड़ाओ आरपीजी, सिखाओ कैसे चलाना। कैसा रिकॉइल था आरपीजी चलाने का? है तगड़ा है, वो कोई इसके आसपास नहीं होना चाहिए जब वो चल रहा हो, उसका पीछे का प्रेशर इतना ज़्यादा है, पीछे वाला पीछे वाले की गर्दन उड़ जाएगी। हाँ। वो खुद ही उड़ जाएगा, अच्छा, सेफ नहीं होगा जो किसी। अपने शोल्डर पे आरपीजी रख के चला रहा है उसका शोल्डर भी डिसलोकेट हो सकता है? नहीं, मुझे इतना तो स्ट्रांग नहीं लगा। एक्चुअली क्या होता है कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्सप्लोजिव होता है, और एक दूसरा पार्ट होता है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। बट इतना भी झटका नहीं है कि शोल्डर डिसलोकेट हो जाए। मुझे लगता है बच्चा भी उसे चला सकता है। जब 15-16 आपने साल। पहले गन चलाई पहले, तो आया रिकॉइल शोल्डर पे? जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा तो नहीं था, जैसे लोग कहते हैं भाई बहुत झटका लगता है, ऐसा मुझे लगा नहीं। कौन सा वेपन चलाया आपने? AK-12 और AK-74। AK-12 इतनी अच्छी राइफल नहीं है वॉर में, सिटी के लिए बहुत अच्छी है अगर पुलिस वालों को दी जाए। वॉर में बारिश हो रही है, कीचड़ है, साफ़ सफाई के लिए कई बार आपके पास टाइम नहीं है, कभी भी कोई भी आ जाता है, शूट करना पड़ता है। तो वहाँ पे AK-74, AK-47 ऐसी राइफल्स अच्छी हैं। AK-74 is like a machine gun. नहीं, AK-74 AK-47 का ही एक अपडेटेड वर्जन है। इसको थोड़ा लाइट वेट बना दिया, इसकी बुलेट थोड़ी छोटी कर दी, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है, वो बात है। जो AK-47 है उसका 7.62 कैलिबर का बुलेट है, और इसका 5.45 कैलिबर का है 74 का। सेम ही है, आप फ़र्क नहीं बता पाओगे देख के, बट मैगज़ीन को देख के फ़र्क पता लग जाता है, उसकी बुलेट साइज़ को देख के पता लग जाता है। भाई 8 दिन की ट्रेनिंग में आपकी एमिंग इतनी अच्छी हो गई कि आप बंदा ही गिराओगे सीधा? नहीं, ऐसा नहीं है, एमिंग तो नहीं अच्छी थी, बट आप बेसिक सीख जाओगे, उसमें बेसिक ही सीखोगे आप। और वॉर में आपको ट्रेनिंग तो ऐसे चलाने को मिलेगी, लेकिन वॉर में आप ऐसे कभी नहीं चलाने वाले। वॉर में आप चलाओगे तत 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 तत, मतलब जैसा यहाँ रख के चलाना सिखाते हैं ना, वॉर में वैसा नहीं चलाओगे। इतना क्लियर विजन हो तो उसका भी सामने इतना ही क्लियर विजन होगा। हाँ, आप चलाओगे ऐसे, मैं दीवार के बीच छुपाऊँ जैसे यहाँ, और मैं दीवार के ऐसे रख के गन चलाऊँ, तो प्रैक्टिकल में और ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो ट्रेनिंग में ऐसे करके ट्रेन कभी किया ही नहीं, ट्रेनिंग में ऐसे किसी को नहीं सिखाते, बट ज़रूर हाँ टैक्टिकल की ट्रेनिंग होती है, जो गलियाँ होती हैं, ट्रेंचेस कहते हैं जिनको, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वहाँ भी मैंने ट्रेनिंग ली थी। बट रियलिटी में और ट्रेनिंग में बहुत फ़र्क है। रियलिटी में आपको पता है कि हाँ मैंने जाना है, ऐसे ऐसे शूट करना है, बट रियलिटी में बॉडी में इतना ज़्यादा आपको घबराहट होगी, चीज़ें समझ नहीं आएंगी, हाँ हाँ क्या हो रहा है, वो चीज़ें हैं। वो बॉडी में एड्रेनलिन दौड़ता है, मैंने यूट्यूब पे सुना था, एड्रेनलिन कोई केमिकल होता है बॉडी में, वो बॉडी रिलीज़ करती है, हाथ कांपते हैं, वो चीज़ें होती हैं। अच्छा भाई, एक चीज़ बताओ, ट्रेनिंग का रूटीन कैसा था? वो बहुत हार्श रहते थे आप पे? उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है आपको ट्रेन करने का, क्योंकि उनको पता है अगर ये ट्रेंड नहीं है, इसको नहीं पता चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो ये दूसरों पे जाके बर्डन बनेगा, या तो घायल हो जाएगा,
किसी और को इसको बचाना पड़ेगा, और जो लेके जा रहे होंगे वो ट्रेंड बंदे होंगे, तो उनके ऊपर बर्डन है कि आपको रेडी करें। लैंग्वेज बैरियर एक चीज़ है, बट अगर आप जल्दी जल्दी अडाप्ट करो, जैसे क्यूबा के बहुत लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अडाप्ट किया, और वो स्पेनिश बोलते हैं क्यूबा के लोग, बट उन्होंने रशियन को इतने अच्छे से अडाप्ट किया, 2-3 महीने में उन्होंने बेसिक रशियन बोलना शुरू करी। उनको समझ आ गया था कि यहाँ पे टिकना है तो रशियन बहुत ज़रूरी है। बट कुछ एशियंस थे, जैसे इंडियंस भी हैं, श्रीलंकन्स भी हैं, हम शायद थोड़े ऐसे हैं, हम थोड़ा हर चीज़ को लाइटली ले लेते हैं। जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक अकल नहीं आएगी, वो बात है। और कि हो जाएगा, अरे हाँ, मैं इटालियंस के साथ में था, वो वॉर से पहले ही इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करते थे अपने रूम के अंदर भी। कुछ दिन जहाँ रुके हुए थे हम वॉर से पहले, ट्रेनिंग तो मिल ही रही है, बट प्लस में ये भी कर रहे हैं, और वो मुझे भी करवाते थे क्योंकि मैं उनका रूममेट था, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। हुआ क्या था, एक चीज़ मैं और बताऊँ, जब मैं मॉस्को में था तो मिलिट्री स्कूल गए थे, मुझसे पूछा गया रशियन ने, भाई इंडियंस भी हैं यहाँ पे, एक रूम है। मैं उनके पास गया, पत्ते वगैरह खेल रहे थे वो, अच्छा, और कमरे की उन्होंने माँ बहन कर रखी थी, सिगरेट वगैरह पी के कहीं भी फेंक रखा है। भाई वो 5 स्टार होटल जैसा रूम दिया उस टाइम पे, उस कमरे की माँ बहन। मुझे अच्छा लगा, इंडियंस मिले मुझे यहाँ पे, बट वो बड़ा लाइटली ले रहे थे। लाइटली कैसे ले रहे थे वो कि हो जाएगा? अरे पत्ते खेल रहे हैं जब वॉर की सिचुएशन में, पत्ते चल रहे हैं, सुट्टे चल रहे हैं, तो लाइटली लिया जा रहा है। भगवान ही बचाएगा भाई, जय बाबा की, भगवान ही बचाएगा। बट उनमें अब मैं क्या ही बोलूँ, वो तो सही नहीं था। फिर इटालियंस के बारे में मुझे बताया रशियन बंदे ने, तो मैंने कहा ठीक है इटालियंस का रूम दिखाओ। उनका रूम एकदम साफ, एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा कोई रह रहा है। 3 बंदे थे, तीनों इटालियन, उनका बिहेवियर मेरे से बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कहाँ से हो, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। मैंने कहा इंडिया से। अच्छा, उन्होंने कहा वहाँ और भी इंडियंस हैं वैसे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भीड़ बहुत है। कह रहे यहाँ जो। फिर मैं इटालियंस के साथ रहा भाई, वो पूरा दिन मेरे को खाली बैठने ही नहीं देते थे भाई। टॉर्निकेट बांधना सीख, राइफल पकड़ना सीख, कैसे जल्दी जल्दी लोड करते हैं बुलेट, वो करना सीख। वो खाली बैठने ही नहीं भाई देते। इटालियंस इतने डेडिकेटेड थे रशिया की तरफ से लड़ने के लिए। हाँ, एक्चुअली क्या था, उन्होंने शादी यहाँ करी हुई थी रशिया में, इटालियंस थे, बट तीनों की शादी रशिया में हुई हुई थी। और वो थे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, जोश में वॉर के लिए। और वो संगत मुझे भगवान ने शुरू से बहुत अच्छी दी, और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करी। कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे ट्रेनिंग में नहीं पता लगी, उन्होंने मुझे बता दी। कई ऐसी भी चीज़ें थी जैसे कि जैसे जल्दी जल्दी बुलेट्स वगैरह लोड करना, मैगजीन जल्दी बदलना, बैंडेज कैसे बांधनी है। अब जैसे रशियन आर्मी सिखा रही है बैंडेज कैसे बांधनी है, ठीक है, आपके पास बैंडेज नहीं भी है या फिर एक ही है, तब क्या करोगे। तो वो सैनिटरी पैड्स का जुगाड़ था उनके पास। उन्होंने कहा ये सैनिटरी पैड्स हमेशा अपने पास में रख, घाव लग जाए सैनिटरी पैड लगा। अच्छा तेरे पास बीटाडीन नहीं है, चल कोई नहीं, ये रख ले। अब मतलब अपनी तरफ से गिफ्ट वगैरह देना है, ये रख ले। कई चीज़ें ऐसी थी जो उन्होंने मुझे गिफ्ट में दे दी कि तू ये रख ले, तू चाकू रख ले। भाई चाकू किस काम का, भाई वहाँ कैन खोलने के काम आएगा। तो आपको खाना कैन में मिलता था? बिल्कुल, वो क्या कैन मीट होता है, पैक मीट होता है उसमें। एंड वो वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन? मीट होता है, वो पिग का भी हो सकता है, काउ लिखा होता है उस पर, करोवा स्विनीना, मतलब उस पिग का है या काउ का, उस पर लिखा होता है। मैं काउ का नहीं खाता था, मैं पिग का खा लेता था। और कभी कभी किस्मत अच्छी है तो एग्स भी आते हैं। ये वॉर के दौरान की बात है। कभी कभी किस्मत अच्छी हो तो एग्स आ जाते हैं, यईत्सा कहते हैं रशियन में उसे। अच्छा भाई, इस दौरान आपके घर में ये पता है कि आप रशिया सिर्फ घूमने गए हुए हो, हाँ, तो अभी तक आप घर में बात कर रहे थे, हो रही थी बातें? हाँ, मैं बात कर रहा था, और मैं उनको कह रहा था मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ रशिया में, एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ। और पैसे भेज रहे थे आप घर पे? शुरू में नहीं भेज रहा था, मैंने कहा था कि यार मैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा यहाँ सेटल वेटल हो जाऊँ, मतलब अपने अच्छे रहने की जगह हो जाए, काम सेट थोड़ा हो जाए। शुरू में नहीं भेज रहा था, और शुरू में पैसे आ भी नहीं रहे थे। 1 महीना पूरा होने के बाद पैसे आना शुरू हुए थे। तो इंडियन बैंक अकाउंट में ही आ रहे थे? नहीं, उन्होंने एक अकाउंट खुलवा के दिया था रशियन आर्मी ने, उसमें ही पैसे आते थे। एक ATM कार्ड देते हैं आपको। भाई थोड़ी वॉर की बात करते हैं यार। थोड़ा सा मुझे ये बताओ, आप कहाँ पोस्टेड थे, कौन से एरिया में? वो सिटी एरिया था जहाँ जैसे हम देखते हैं बिल्डिंग टूटी हुई होती है, या जंगल वाला एरिया, बाउंड्री वाला एरिया था, कैसा था? कुछ जो मारियोपोल हिस्सा है वो सिटी का एरिया है, बट अब वहाँ यूक्रेन आर्मी नहीं है। मैं वो रशिया ने कैप्चर कर लिया पूरा? जी हाँ, वो मारियोपोल पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, और रशिया ने उसे बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया अब, और बहुत पैसा लगा है, बहुत इंजीनियरिंग लगी है वहाँ पे उसको तैयार करने में, और वो देखने लायक है। मुझे लगता है वो न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा खूबसूरत है। जैसा मैंने मैं कभी न्यूयॉर्क गया नहीं, बट जैसा मैंने देखा है मूवीज़ में, वैसे उससे तो बेहतर है बहुत ज़्यादा। और जो भी जिससे डिस्ट्रॉय हुए हैं वॉर में, रशिया ने उन्हें बहुत अच्छे से बनाया बाद में।
बट ऐसा नहीं कि कब्जा कर लिया, उसको लूट लिया, नहीं, उसे ऐसा ट्रीट किया गया जैसे रशिया का ही पार्ट है। और वहाँ लोग यूक्रेनियंस भी हैं, यूक्रेनियंस हैं सिविलियंस जो थे? जी हाँ। बाकी मेरी जो सर्विस थी वो ज़पोरिजिया में थी। अच्छा, तो आपका मेन टास्क क्या दिया था उन्होंने कि बस किल करो, मतलब किल नहीं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करो और डिफेंड करो, कभी कभी ऑफेंसिव ऑपरेशंस भी होते थे, एनिमी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करो, टैंक्स हो गए, कार्स हो गई, ऐसी चीज़ें हैं। और मेन जो क्या हुआ कि मेरे साथ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसने कहा कि जिस तू ग्रुप, रशियन था वो? हाँ वो रशियन था एक्चुअली, वो था क्राइमिया से, बट कुछ टाइम बाद 2014 में क्राइमिया ने को रशिया ने अपने अंदर ले लिया था। तो हुआ ये कि वो रशियन बन गया और उसको, वो शुरू से रशिया को सपोर्ट करता था। तो उसने मुझे कहा कि यार तू जिस ग्रुप में है ना, ऑफेंसिव ऑपरेशंस करते हैं, ये सेफ़ नहीं है। तो वो मेरा अच्छा दोस्त था, अब वो नहीं है, और उसने मुझे ज्वाइन करवाया ड्रोन यूनिट में। मैं फिर ड्रोन यूनिट में चला गया। ड्रोन यूनिट कोई बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है, वो भी वॉर में ही होते हैं, वॉर से 1-1.5 किलोमीटर दूर होते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो नेटवर्क्स नहीं आएंगे ड्रोन्स के, वो दिक्कत है। तो ऊपर वाले की दया थी कि 1% मेरे साथ ऐसा हो गया कि अब मैं ऑफेंसिव ऑपरेशंस नहीं करूँगा, अब मेरा काम यहाँ ड्रोन यूनिट में है। वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, लोग बहुत अच्छे थे, ट्रेंड बंदे थे, 2-3 साल उनको वॉर में हो चुके हैं। ड्रोन यूनिट में होता क्या है बेसिकली, ड्रोन क्यों यूज करते हैं? ड्रोन यूज़ होते हैं एनिमी लोकेशंस को देखने के लिए, कोई एनिमी दिखा है तो उस पर एफपीवी से अटैक करने के लिए, कामिकाज़े ड्रोन से अटैक करने के लिए, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी दिखी है, जैसे कोई टैंक दिखा है, कोई आर्टिलरी दिखी है। तो ये अटैक ड्रोन के थ्रू भी होता है या फिर अलग से कुछ कनेक्टेड होता है कि उससे फिर आप फायर कर सकते हो? मोस्टली डेथ्स जो हैं ड्रोन से ही होती हैं, क्योंकि आप एनिमी तक पहुँचो वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बहुत सारे ड्रोन्स वहाँ पे फ्लाई कर रहे होते हैं, और ये नहीं कि एक बार में बहुत सारे 200-250 ड्रोन, ऐसा नहीं होता। हर एरिया में 1-2 ड्रोन होता है, हर थोड़े 100-150 मीटर पे, क्योंकि वहाँ चार्जिंग का भी बहुत इशू है, वहाँ लाइट तो है नहीं, छुपा छुपा के जनरेटर ज़मीन के नीचे चार्ज करते हैं बैटरीज को। तो आपको मेन ड्रोन उड़ाना होता था, और कई कई जगह आपने क्रैश भी करे ड्रोन्स, क्रैशिंग वाले भी होते हैं ड्रोन? कामिकाज़े ड्रोन्स होते हैं वो, उस पर एफपीवी पे बॉम्ब लगा होता है। और ये वैसे तो ये शूट हो जाते होंगे, जैसे अगर पॉइंट कर लिया किसी ने, भाई ड्रोन उड़ रहा है। रियल एक्चुअली मूवीज़ में या फिर ऐसे देखने में बहुत आसान लगता है, आपने किसी भी चीज़ को शूट कर दिया। रियल लाइफ में एक ड्रोन को शूट करना बहुत मुश्किल है। वो एक तो उसकी स्पीड बहुत अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा हाइट पे है, ठीक है। अब मैं उसे शूट करने पे लगा हूँ, उसको बुलेट नहीं लगी, मेरी बुलेट ख़त्म, जितनी देर में मैं मैगज़ीन लगाऊंगा वो आके। ड्रोन उड़ाने की भी आपको ट्रेनिंग दी गई होगी? हाँ वहीं पे ही मैं उड़ा के सीखा था, उन्होंने ही सिखाया था मुझे। छुट्टी में 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है, 15-20 दिन में पीछे आते हैं, तब वो सिखाते थे मुझे। तब भी मेरे पे थोड़ा फोर्स था कि आप सीखो, और मुझे महसूस होता था कि यार अगर मैं नहीं सीखूंगा ना तो मैं इनके किसी काम का नहीं हूँ, तो मैं सीखता था वो सब चीज़ें। 15-20 दिन में आप वापस सिटी आते हो और रेस्ट करते हो? शुरू के एक थोड़े दिन तो ऐसा हुआ, बट उसके बाद हुआ 3-4 महीने वॉर में हो, ना नहाए हो ना कुछ है, पीछे भी नहीं आ रहे, कैसे आए? पीछे आएंगे तो यूक्रेनियन आर्टिलरी, यूक्रेनियन तोपें या फिर यूक्रेनियन ड्रोन्स वो रोड के आसपास ही घूम रहे हैं, तो हम निकलेंगे कैसे? तो कभी ऐसा हुआ है कि आप घिर चुके हो? एक्चुअली जिस एरिया में हम थे ना, वो कुछ ऐसा है जैसे यूक्रेनियन टेरिटरी में कोई चाकू घुसाया हुआ, मतलब, और 3 तरफ से अटैक आते थे उस जगह में। वो कंट्रोल एरिया जो था वो यूक्रेन के अंदर घुसा हुआ था, लेफ्ट से, राइट से और नॉर्थ से भी जो है अटैक्स होते थे। तो ऐसा महसूस होता था कि हमारे ऊपर तीनों तरफ से अटैक हो रहा है और हम बीच में हैं। बट क्या था कि वो जो एरिया है ना, वो 2 साल से रशियन आर्मी कोशिश कर रही है, बट वो कंट्रोल कर नहीं पा रही उस एरिया को, क्योंकि वो खुद भी घिरी हुई है। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता कि बड़े जनरल्स का क्या प्लान है, मुझे ऐसा लगता है वो उन्हें चाहिए भी नहीं, इंटरेस्टेड है नहीं है वो अच्छा। वो बस डिफेंड करने में लगे हैं उस जगह को। भाई एक चीज़ बताओ कि हमने सुना है रशियन आर्मी, रशियन वेपन्स, रशियन मिलिट्री बहुत एडवांस है, और वो चाहे तो यूक्रेन तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या हो रहा है वॉर में जो आपको लगा हो कि भाई ये कमी है रशिया की साइड से, ये वॉर ख़त्म क्यों नहीं हो रही 2 साल से? फॉरेन सोल्जर्स की कमी नहीं है यूक्रेन को, ऐसे बहुत सारे फॉरेन सोल्जर्स हैं जो वहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। रशिया के पास इतने फॉरेन सोल्जर्स नहीं हैं। अब ऐसी बहुत सारी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, वैगनर का नाम तो बहुत फेमस हो गया रशिया में, बट वो सिर्फ 1 या 2 कंपनियां थी वहाँ पे, एक रेडियट के नाम से, एक वहाँ पे है रेड्यूट के नाम से, अब वो भी ऑपरेट नहीं कर रही। तो बट यूक्रेन साइड से भर भर के प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज हैं, ऊपर से फॉरेनर्स, यूक्रेन फॉरेन लीजन आके ज्वाइन कर रहे हैं, और पॉलिटिशियंस भी थोड़ा सा लोगों को भेज रहे हैं वॉर में। तो यूक्रेन को कोई कमी नहीं है, हथियार और लोग उनको मिल रहे हैं। अदरवाइज हमें देखना चाहिए कि हमें खुद देखना चाहिए
यार रशिया की ज़्यादा लोग मर रहे हैं ऐसा तो हो नहीं सकता, मर यूक्रेन के भी रहे हैं बट वो न्यूज़ में नहीं दिखा रहे। कई साल बाद जब ये वॉर ख़त्म होगी तब पता लगेगा कि यूक्रेन की असल में हालत क्या है। यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है। बिल्कुल बहुत ख़राब है, और मैं तो हैरान हूँ कि वहाँ के पॉलिटिशियन ज़ेलेंस्की को दिखता नहीं है कि यार मेरे इतने लोग मर रहे हैं, वॉर को खींचे जा रहा है। वो अच्छे से जानता है इस वॉर को वो नहीं जीत पाएगा। वो ये कह के पैसा और हथियार लेता है कि भाई मैं इस वॉर को जीतूंगा। मुझे दिख रहा है कि 500 किलोमीटर पे मेरा दुश्मन बैठा है मेरी राजधानी के, मैं कैसे जीत जाऊंगा। आप सिर्फ 500 किलोमीटर दूर थे। जी हाँ, ज़पोरोजिया। बाप रे। अगर मैं टेक वाइज बात करूं, यूक्रेन की आर्मी और रशिया की आर्मी कौन सी ज़्यादा बेटर थी कि भाई इनके पास ज़्यादा है? दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा है। रशिया ने भी बहुत फोर्स किया अपने आप को कि मैं और टेक्नोलॉजी में आगे हो सकूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यूक्रेन के पास ये एक एज था। दुनिया भर की कंट्रीज उसको सपोर्ट कर रही हैं, वेस्ट की कंट्रीज हैं और क्या नाम है इसका, अमेरिका है। तो टेक्नोलॉजी वाइज उनके पास बहुत अच्छी एज है। रीज़न ये है कि जो रशिया इसके पास ज़्यादातर हथियार सोवियत हथियार हैं, बड़े हथियार हैं, ज़्यादा बड़े धमाके कर सकते हैं जैसे फैब वगैरह, मगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे आपने जो सोल्जर्स से वहाँ पे बात करने की कोशिश करी, उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं वॉर के बारे में जो ये रशिया और यूक्रेन का चल रहा है? वो सच्चाई है कि हर सोल्जर ये चाहता है कि ये वॉर ख़त्म हो जाए, जिससे देशभक्ति वाली जो फीलिंग होती है ना, मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ, ये कुछ दिन तो आपका साथ देगी, बट आपको दिख रहा है यार 1 साल 2 साल ऐसे बीते ही जा रहे हैं, वॉर ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो मेंटली आपको बस यही चाहते हो कि मैं बस अपने घर पे जाके बेड पे सो जाऊँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताऊँ। बट कुछ के अंदर ये रेज है कि भाई यूक्रेन को ख़त्म करना है बिल्कुल ही। एक्चुअल में सच बताऊँ, मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला रशियन आर्मी में जिसने कहा कि यार हमें यूक्रेन को ख़त्म करना है। उनके मन में वैसा कुछ नहीं है। वो अपना रोल निभा रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं वॉर के अंदर, बट अब वो चाहते हैं कि वॉर ख़त्म हो जाए। भाई आपके माइंड में पर्सनली ऐसे क्वेश्चंस आते थे उस टाइम पे, अगर मैं रशिया की तरफ से लड़ाई कर रहा हूँ, वॉर में पार्ट हूँ, सामने वाले देश में बहुत इंडियंस भी हैं, बहुत बच्चे भी हैं, तो उनको हार्म पहुँच सकता है? एक्चुअली मैं ऐसे किसी यूनिट का हिस्सा नहीं था जिससे आम लोगों पे अटैक हो, तो मुझे ऐसे कभी फील नहीं हुआ। और जिस पोजीशन पे मैं था, वहाँ के जो लोग थे वो इस चीज़ को सोच के अटैक नहीं करते थे कि यार मैं अपने देश के लिए लड़ रहा हूँ या फिर किसी को हार्म पहुँचाना है आम लोगों को। जैसा कि मैंने कहा, देशभक्ति वाली फीलिंग नहीं थी वहाँ। फीलिंग ये थी भाई मुझे मारना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। अपने आप सर्वाइवल पे बात आ गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो देशभक्ति वाली जो फीलिंग होती है ना, वो कुछ टाइम बाद आपका साथ छोड़ देती है। वो आप ज़्यादा दिन तक अपने दिमाग को नहीं समझा पाओगे। बट वैसे भी आप उस यूनिट में थे ही नहीं जहाँ पर सिविलियंस या नॉर्मल लोगों तक अटैक पहुँचे। ऐसा नहीं है, हमारी कुछ 1.5-2 किलोमीटर पीछे यूक्रेनियंस थे, क्योंकि वो हिस्सा तो रशिया ने कब्जा कर लिया ना। तो ऐसा होता था, यूक्रेनियन रॉकेट्स आते थे, नॉर्मल लोगों पे गिरते थे, जो कि खुद यूक्रेनियंस हैं, जो अब रशियंस के हाथ आ गए हैं अब, और रशियंस उनकी हेल्प कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी, मतलब खाना और जो भी उनको मेडिसिन चाहिए, इलाज चाहिए। तो अब यूक्रेन भी ऐसे अटैक कर रहा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ बॉम्बिंग हो रही है, आम लोग मर रहे हैं, क्लस्टर बॉम्ब्स गिर रहे हैं आम लोगों के घरों पे। तो भाई यूक्रेन में जैसे आप जा रहे हो तो लोग वेलकमिंग है, क्योंकि उन वहाँ इतने अटैक्स हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो टूरिस्ट को कैसे देखते हैं? भाई मैं 5 साल पहले यूक्रेन गया था, 4.5 साल पहले, वॉर से जस्ट पहले, कोविड के जस्ट बाद। तो भाई उस टाइम देखो लोग तो अच्छे ही थे खैर, पर भाई इमिग्रेशन वालों के बिहेवियर में मेरे को बहुत फ़र्क नज़र आया। तो अभी थोड़े ज़्यादा वेलकमिंग है। 3 दिन का वीज़ा दिया था, हालांकि अभी ओपन हुआ है ना यूक्रेन का वीज़ा, जस्ट 1-1.5 महीना पहले। तो 3 दिन का वीज़ा उन्होंने दिया था, थोड़े बढ़िया तरीके से थे, और लोग तो खैर बढ़िया ही हैं भाई। तीनों दिन आपने कीव में ही काटे? कीव में और लिविव में। लिविव थोड़ा सेफ़ है, वो थोड़ा वेस्टर्न है ना। तो जब आप वहाँ थे तो कुछ अटैक्स कुछ आपको गन शॉट्स और ये सब सुनाई दे रहे थे? हाँ, पहले तो मेरी ट्रेन पे अटैक हो गया था। अब वो अटैक था या नहीं इसके बारे में मेरे को भी नहीं पता, और मेरे को भी अगले दिन पता चला। हुआ क्या था, ज़रा डिटेल में बताओ। हम ना लिविव से ट्रेन लेके जा रहे थे, मेरे साथ शुभम था, और हम भाई एक की पहुंचने वाले थे। टीटी यहाँ पे रशियन और ये यूक्रेनियन ट्रेन में, ये जो भी एक्सोवेट ट्रेन हैं, इनमें क्या होता है, एक टीटीओ रहता है। तो वो क्या करेगा भाई, जैसे ही आपकी ट्रेन कहीं पहुंचने वाली है ना, तो वो आएगा, उठाएगा आपको। मेरे को कहता अरे कीव आ गया उठ। भाई मैं अभी उठा ही था, अपनी चद्दर ऐसे ना लपेटने ही वाला था, उसको वापस देनी होती है। भाई एकदम से ब्रेक लगी ट्रेन में, बहुत खतरनाक ब्रेक ही, ऐसे सब ना ऐसे टेढ़े हो गए और सब उठ गए, जो सो भी रहे थे ना उठ गए। अभी हम थे इरपिन और कीव के बीच में। अब वो मतलब इरपिन और कीव ऐसे है जैसे नोएडा और दिल्ली। तो मेन स्टेशन 20 किलोमीटर दूर था, और ट्रेन अपने टाइम पे पहुंच रही थी, 5 मिनट इवन जल्दी पहुंच रही थी। तो हमको लगा 5-10 मिनट जल्दी रुक गई होगी, आगे से कोई ट्रेन खाली नहीं होगा। भाई उतनी देर में एक आर्मी वाला आया लंगड़ाता हुआ। खैर वहाँ पे अभी आर्मी वाले सब ज़्यादातर 90% जो दिखेंगे, किसी की लात टूटी है, किसी का हाथ टूटा है।
तो मतलब फिर भी वो सर्व कर रहे हैं। वो सर्व उस सिचुएशन में कर रहे हैं जहाँ पे मतलब बंदूक की ज़रूरत नहीं है, पर जॉब मतलब वो किसी की जॉब तो निभा रहे हैं ना, वहाँ से उठा के किसी को अब जंग में भेज दिया तो भाई मेरे को आता ना। अब वहाँ पे क्या है ना कि रशियन ही बोलते हैं, तो मेरे को आता ना अटैक हुआ है, और किसी बंदा अटैक करा किसी ने। मैंने कहा यार पता नहीं क्या बोल रहा है, तो मेरे को लगा इसको बोलना नहीं आ रहा, उसको इंग्लिश नहीं आ रही थी, तो मेरे को लगा कि कोई बंदा नीचे आ गया गाड़ी के, या फिर उसने कुछ कराया या नीचे आने वाला था, ट्रेन रोक दी। भाई 2 घंटे तक हम वहाँ बैठे रहे, फिर जंगल के बीच में थी ट्रेन, तो उतरे लोग। तो उतर के भाई क्या हुआ कि जैसे हम जाने लगे ना, तो भाई वो आर्मी वाला वहीं खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार ये अभी वहाँ खड़ा है, अभी 2 घंटे पहले गया था ये तो। फिर भाई वहाँ पे थोड़ा ही आगे देखा 2 शूज़ पड़े हुए और बंदे की लाश पड़ी हुई है भाई, ऐसे कटा फटा उसके दिमाग का टुकड़ा वहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। देख के ऐसे अजीब हो गया यार, ये क्या ऐसे। पता चल जाता ना कि वो दिमाग की खोपड़ी होता है, जैसे ऐसे किसी ककड़ी को ऐसे तोड़ दिया, समझ गए आप, ऐसे टुकड़े टुकड़े बिखर गए। तो भाई उतनी देर में एक बंदा आया, वो कहता गाइस तुम इंग्लिश बोलते हो? हमने कहा हाँ बोलते हैं। और कहता यार शुक्र है इंग्लिश। मैंने कहा यार यूक्रेन में इंग्लिश बोलने वाला बंदा। मैंने कहा भाई तू मेरे को अमेरिकन क्यों लग रहा है? कह रहा नहीं एक्चुअली मैं यूक्रेनियन हूँ, अमेरिका में रहता हूँ लंबे टाइम से, अभी कहता मैं यहाँ आया हूँ। कह रहा यार मेरे को शेयरिंग में ले चलोगे? और उस बंदे को भी नहीं पता क्या हुआ वहाँ पे, उस बंदे का क्या हुआ। भाई अगले दिन जब मैं दोपहर में जब उसी दिन पहुँचता हूँ ना, शाम को पता चलता है कि ट्रेन पे सच में अटैक हुआ था। फिर मेरे को उस बंदे की याद आई, वो बंदा पता नहीं कुछ बैग वैग लेके आया था, अब क्या करना चाहता था पता नहीं, और आर्मी ने उसको शूट कर दिया दूर से। उसको शूट करा, उसको गोली लगी तो वो गिर गया ट्रैक पे। तो वो गिरा हुआ था, ट्रेन को पता ही नहीं था, मतलब गिरे हुए उसे कहते 2-3 मिनट हो गए थे, मतलब ट्रेन आने से पहले ही वो रेडी होगा, तब से आर्मी ने उसे शूट कर दिया। अब भाई वो उतने 2-3 मिनट में ट्रेन आ गई, और ट्रेन को पता ही नहीं चला, ट्रेन ऊपर से गुजर गई उसके, और वो कट गया। अब फिर भाई उसमें वो होने लगा कि इन्वेस्टिगेशन बैठेगी कि भाई अब उसकी पहचान करनी होगी, तब तक ट्रेन ने काट दिया, अब उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए ट्रेन को जाने ही नहीं दिया उन्होंने। ये बात अभी है, 4 अप्रैल की बात है ये। और ओवरऑल जब आप सिटी पहुँचे तो लाइफ कैसी है लोगों की, जो आम लोग हैं वहाँ पे? आपको ग्रोसरी और ये सब चीज़ें मिल रही थी मतलब? हाँ सब मिल रहा है, नॉर्मल लगेगा, पहुँचोगे तो आपको लगेगा अरे भाई नॉर्मल चल रहा है सब लोगों की। पर भाई वहाँ पे क्या है कि यंग लड़के दिख ही नहीं रहे हैं, दिख रहा है तो भाई किसी का हाथ, कईयों ने तो अपने खुद हाथ वाथ तोड़ लिए ना कि जाना ना पड़े उनको, किसी की उंगलियाँ से टूटी, किसी ने उंगलियाँ काट रखी हैं अपनी। तो ऐसा यंग लड़का कोई भी मतलब अच्छी सिचुएशन में नहीं मिलेगा वहाँ पे, थोड़ा मतलब अजीब सा उसमें ही मिलेंगे। तो वैसे से सही तो चल वहाँ रहा पे है। वैसे आपकी किसी से बात नहीं हुई कि भाई वो वॉर को ले क्या सोच रहे कि क्यों खत्म नहीं हो रहा, कुछ ऐसा कुछ बात हुई? भाई देखो इस बात पे क्या है ना कि हर कोई सोचता बिल्कुल ही पॉलिटिकल है ना, तो वो कहता कि नहीं यार उसने कर दिया, कोई कहता भाई इसकी वजह से हो गया। पर कुछ लोग बेचारे ऐसे बोलते हैं कि यार देखो हम नहीं मानते किसी की गलती, कि बस वॉर बंद होनी चाहिए, वो भी हमारा भाई है। क्योंकि भाई आधे से ज़्यादा लोग रशियन बोलते हैं, और जो कीव से उधर उधर वाला पार्ट है ना, वो रशियन ही हैं लोग, मतलब वो उनके दादा परदादा रशिया के ही हैं। मेरे को ऐसे बंदे भी मिले भाई, मैं टैलिन में था एस्टोनिया में ना, यूक्रेन जाने से पहले। एक बंदा मिला, पहले दिन एक बंदा मिला, उसके बाद मेरे को 20 बंदे उसी हॉस्टल में मिले भाई। वो आ रहे थे, वो सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे, और उनके पास दोनों पासपोर्ट है, रशियन भी यूक्रेनियन भी। अब मैंने कहा भाई तुम किसको सपोर्ट करते हो? मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा भाई तुम किस साइड जाओगे? भाई वो चुप थे, वो कह रहे भाई नहीं हमारे तो दोनों ही देश हैं। तो मतलब ये सब लोगों के लिए अगर आप कंट्री में जाओगे ना तो थोड़ी देखो जो यंग लड़के लड़कियां ना, वो तो बिल्कुल ही ऐसे कि नहीं भाई यूक्रेन ऐसे है ना, तो रशिया ने हमारे साथ ये कर दिया है ना। लेकिन भाई अगर थोड़े आप समझदार बंदों को मिलोगे ना, तो वो खुश नहीं है इस चीज़ से, बिल्कुल ऐसे प्राउड भी नहीं है कि भाई हम लड़ेंगे या कुछ ऐसा। वो इस चीज़ में है कि भाई नहीं गलत हो रहा जो भी हो रहा है, हमको मोहरा बनाया गया, वो इस चीज़ में सोचते हैं थोड़ा। और भाई ऐसा भी है कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो मतलब यंग लेडीज, और उनको तो देश छोड़ना अलाउड है, ओल्ड पीपल को। तो ऐसा था कि कंट्री खाली हो चुकी है? हाँ ऐसा लगता है भाई, कंट्री में मतलब पहले ही कम थे वो लोग, तो एक्स सोवियत कंट्रीज़ में लोग है ही नहीं ना, मतलब पॉपुलेशन कम हो रही है। मेरी ट्रेन में जब मैं जा रहा था तो ट्रेन काफ़ी खाली थी, जब पोलैंड से गए हम, लेकिन उसमें सिर्फ लड़कियां, औरतें थी, और भाई बुजुर्ग लोग थे। वो वापस कीव आ रहे थे? हाँ गए थे अपनी फैमिली से मिलने, 2-3 लोगों से बात भी करी मैंने, वो कह रहे हम फैमिली से मिलने जा रहे हैं। एक जो औरत जा रही थी वो कह रही मेरा हस्बैंड वहाँ पे है, वो देश नहीं छोड़ सकता ना, हस्बैंड की उम्र 52 ईयर्स है कहती। अच्छा। तो उसके साथ उसका बच्चा था 12-13 साल का लड़का, तो कहती बस हम जा रहे हैं, 7 दिन बाद वापस आ जाएंगे। और भाई कंट्री छोड़ने अलाउ नहीं है। रात को मैं आया उस दिन, और ट्रेन में 3-4 लड़के थे, शायद किसी की उम्र 18 से ऊपर थी, 18-19 साल के, उनको छोड़ने नहीं दिया देश, ले गई पुलिस उतार के उनको, वो छोड़ नहीं सकते देश। और भाई प्रोस्टिट्यूशन का भी वहाँ पे बढ़ चुका है यूक्रेन में, क्योंकि लोगों के पास है नहीं कुछ कमाने को।
हाँ भाई, कह सकते हो ये चीज़ ना, यूक्रेन में थोड़ा मतलब, ये तो खैर पहले से भी माना गया है, इन चीज़ों पे कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं कि यूक्रेन इस चीज़ में है काफ़ी, मतलब वॉर से पहले भी। तो अब शायद ये चीज़ें और भी ज़्यादा होंगी, पर अब उन चीज़ों के लिए एक वैसे है मेरे दिमाग में ये चीज़ कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अब यूक्रेन के मुकाबले अब उनकी लड़कियों को वगैरह या तो अलाउ ही है ना, औरतें जा ही सकती हैं कहीं भी, तो भाई वो पोलैंड वगैरह में अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो लड़कियाँ उनकी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें शायद हो रही हैं। ये काफ़ी सारे लोगों ने बोली है चीज़ कि हाँ भाई ये चल रहा है, पर यूक्रेन के अंदर तो कैसे ही करेंगे कि यूक्रेन में तो कोई टूरिस्ट जा ही नहीं रहा ना। पहले तो फिर टूरिस्ट से आप जाना चाहोगे यूक्रेन घूमने का, फिर से अगर आपको मन करे कभी? हाँ, जब वॉर ख़त्म होएगी तो मैं जाऊँगा दोबारा। मतलब अभी खैर पहले मैं 2 बार, पिछली बार गया था ना, तो मेरे को ऐसे लगता था हमेशा यार, मैं उस रेस्टोरेंट पे खाना खाता था, इंडियन रेस्टोरेंट पे, क्या अभी वो होगा, टूट तो नहीं गया होगा। अरे मेरे यूट्यूब चैनल पे जो फोटो लगी है ना, वो 5 साल पहले लगी, उस टाइम मेरे 9000 सब्सक्राइबर थे, वो मैंने उसी सेंटर में खींची है यूक्रेन के। मेरा मुँह ढका हुआ है, तो लोग मेरे को बोलते रहते हैं अरे भाई मुंह दिखा के फोटो लगाओ ना, मुंह ढक रखा, बहुत टाइम से, अब तो बोलना छोड़ दिया लोगों ने। भाई वो फोटो उसी सेंटर में खींची हुई है, अभी वहाँ पे बिल्कुल ऐसे आर्मी वालों की फ़ोटोज़ लगी हुई थी, बेचारे 19-20 साल के बच्चे जो मर चुके हैं वॉर में ना, तो उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई थी, तो मेरे को थोड़ा दुख भी हुआ था उस टाइम। तो भाई ऐसा था कि दोबारा जाना है, तो अब मेरा मन और है कि भाई जब वॉर ख़त्म होगी तो दोबारा जाऊँगा, अच्छे से उनके छोटे शहर वगैरह जाऊँगा। तो भाई आपकी पहली इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी और वो कैसे एग्जीक्यूट करी आपने? पहले इंटरनेशनल ट्रिप एक्चुअली घर वालों को पता था। सो बेसिकली बात क्या हुई थी कि ये मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया और फिर IIT का एग्ज़ाम वगैरह दिया, उस सब में हो गया था। मुझे एक NIT कॉलेज ठीक ठाक मिल गया था इंडिया के अंदर, क्योंकि मैंने शुरू में बहुत पढ़ाई की थी। शुरू के 11th में मैंने बहुत पढ़ाई की है, 12th के 3-4 महीने मैंने कम से कम 16-16 घंटे मैंने पढ़ाई की है। जब से मुझे यूट्यूब ये वीडियो मिला उसके बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, बट उससे पहले मैंने बहुत पढ़ाई की थी। तो वो सब कुछ कॉन्सेप्ट तो क्लियर था एग्जाम्स वगैरह का, तो मैंने IIT में हो गया था मेरा सिलेक्शन। अच्छा। हाँ, NIT में एक्चुअली NIT में सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो लेकिन फिर मैं घर पे बोला, मैंने कहा नहीं मुझे बाहर पढ़ाई करनी है। मैं तो घर पे जाकर जिद पे अड़ गया कि नहीं मुझे बाहर में पढ़ाई करनी है, मैं इंडिया में पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। हाँ। तो अप्रैल में मैं एग्ज़ाम दे के घर गया और मैंने कहा बाहर ही पढ़ाई करूँगा। 3 महीने दंगल चला घर पे कि नहीं नहीं यहीं पढ़ो, मैं घर बाहर पढ़ूंगा। फिर वो नाटक करते हैं ना बचपन में लोग, नहीं खाना नहीं खाऊंगा मैं, 3 दिनों तक खाना नहीं खाऊंगा, 4 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, अपने आप को लॉक कर लूँगा, वो सब चला। लेकिन फिर उन्होंने फिर कहा एक काम करो, जाके जब पता लगाओ क्या हो कि क्या, क्योंकि पापा को लगता था कि ढूंढ के जो दूर के जो ढोल होते हैं काफ़ी सुहाने लगते हैं। एक बार जाके देख क्या है वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे कुछ पैसे दो फिर। तो फिर मैंने घर से 30,000 रुपये लिए थे, सिर्फ 30,000 रुपये लिए थे मैंने। और 30,000 रुपये में मैं 1 महीने रशिया घूम के आया था। मैंने पापा घर वालों ने भेजा था कि जाओ पता लगा के आओ कि क्या है नहीं है वहाँ पे। मैं गया, किसी कॉलेज में गया ही नहीं, मैं गया अपना हिचाई करके पूरा रशिया घूम के आ गया। पर भाई 30,000 तो फ्लाइट का ही नहीं लग गया होगा? फ्लाइट का उस समय एयर अस्ताना की फ़्लाइट चलती थी इंडिया से, दिल्ली से आना जाना मेरा 18,000 रुपये का हुआ था। और मान के चलो आप 4,000 का मेरा वीज़ा हुआ होगा, 22,000 रुपये, मेरे 8,000 रुपये मैं पूरा ट्रैवल कर लिया था। पूरा रशिया घूम लिया? रशिया घूम लिया था। कितने टाइम में? 1 महीने। अरे भाई ये क्या है कि यार, तगड़ी वीडियो देख लिया आपने तो कोई भाई। क्योंकि मैंने देखिए ट्रैवलिंग में 3 खर्चा होता है, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एक होता है एकोमोडेशन का, एक होता है आपके खाने का। मेजॉरिटी आपका 3 ही खर्चा होता है। लेकिन मैं क्या करता, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हिचाई कर लिया, लिफ्ट मांग के ट्रैवल कर लिया, उसमें 1 रुपये नहीं देने पड़े मुझे। एकोमोडेशन के लिए मैंने काउच सर्फिंग कर ली, लोकल लोगों के घर पे रह गया, उसमें आपको पैसे नहीं देने पड़े। फिर बचता है पैसा सिर्फ आपका खाना का। आप खाने तो आप किसी के घर पे रहोगे तो आपको वो खाना देंगे ही कहीं मोर और लेस, तो वो भी बच जाता था। तो सस्ते में मैंने ट्रैवल किया था ऐसे ही। तो जब आप किसी के घर पे रुक रहे हो तो वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इन रिटर्न कि भाई हम आपको घर में रुकवा रहे हैं? ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। बेसिकली होता है क्या है कि वो दूसरे कल्चर के लोग होते हैं, जैसे कि इंडिया में मैं इंडियन हूँ, तो उनको इंटरेस्ट है कि इंडिया के बारे में जानना, तो मैं उनसे कन्वर्सेशन करूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है। अच्छा। तो वो एक कल्चरल एक्सचेंज के लिए उन्होंने बुलाया था। बट भाई कभी आपको लैंग्वेज बैरियर फील नहीं हुआ किसी और? लैंग्वेज बैरियर तो, मैं पहली कंट्री रशिया थी, मुझे रशियन का एक वर्ड नहीं आता था। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मैं पहली बार रशिया में लैंड किया था मैं, और एक बंदे से मैंने पूछा कि कैसे कहते हो थैंक यू, उन्होंने मुझे गाली सिखा दी। और आप पूरा मान के बैठे हुए थैंक यू। तो फिर एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमको पता है ATM कहाँ पर होगा? उसने कहा हाँ राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, यहाँ से वहाँ जाओ। फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू। फिर मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज यूज़ की कि उसकी लोकल लैंग्वेज बोलूँगा। मैंने उसको बोला था सुगा, उसका मतलब कुछ गाली होता है। तो वो दोनों हो गया कि लाइक उसने मुझे देखा ऐसे कि मुझे गाली क्यों दे रहा है ये, ऐसे मुझे घूर के देखा, कुछ थप्पड़ वगैरह नहीं मारा। 2-3 के बाद समझ आया कि इसमें कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे लोग घूर रहे थे, किसी ने मारा नहीं। लेकिन फिर आपने कंफर्म किससे करा? फिर दूसरे बंदे से कि इसका मतलब क्या होता है? बोलते इसका मतलब गाली होता है, क्यों तो सबको दे रहा है। ये कहा माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। तो ये था मेरा पहला लैंग्वेज बैरियर रशिया के अंदर। अच्छा भाई काउच सर्फिंग करते हुए कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा आपका कभी? मोर और लेस मेरा कभी काउच सर्फिंग बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है। अच्छा, ऐसा कुछ बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा काउच सर्फिंग करते करते। पर भाई आप जैसे
1 महीना आप ट्रैवल किया, आपने पूरा कवर कर लिया रशिया, तो बीच में से हम लोग ट्रैवल करते हैं कभी 20 दिन या 10 दिन, तो हमें तो ये हो जाता है भाई घर की याद आती है, इंडिया जाना है वापस। नहीं वो तो मेरा आप ड्रीम था ना कि मुझे एक बार बाहर कभी निकलना। माइंड में नहीं आया? कभी माइंड मुझे बोला यहीं रह जाऊं मैं अब तो। बिल्लो जेल से फरार। बिहार का लड़का रशिया पहुंच गया यार। और वही बड़ी बात है, पापा ने बोला जा पढ़ाई का पता कर गया। हाँ 30,000 रुपए में भाई, भाई सही 30,000 में रुपए में यार, क्रेजी। पहले घर वालों को लगा कि बहुत खर्चे हो जाएंगे, मैंने कहा नहीं मुझे उतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ 20,000 रुपये दो, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपये बचा हुआ था कोटा से। मैंने कहा 20,000 रुपये दो मुझे, अब बस मैं पता करके आता हूँ। उनको बिलीव नहीं हो कि चले जाएगा 20,000 रुपये में। बट भाई जैसे आप रशिया गए तो इंडियंस तो चलो आप इंडियन से कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ तक छोड़ दो, वो ट्रस्ट भी कर लेगा मैं यहाँ से हूँ या जो भी है। पर रशियंस ट्रस्ट कर लेते थे इजीली कि भाई हाँ चलो इसको लिफ्ट दे देते हैं, या वहाँ पे ये कल्चर था ही? वो कल्चर एक्चुअली है, इंडिया में ये कल्चर नहीं है, क्योंकि इंडिया में लिफ्ट मांग के कोई ट्रैवल नहीं करता। बट रशिया वगैरह बहुत बड़ी कंट्री है, तो उनके एक्चुअली एक वर्ड है, प्रॉपर वर्ड है कि हिचहाइकिंग मतलब उनके वर्ड में होता है अप तो स्टॉप। अगर आपने किसी को अप तो स्टॉप बोल दिया, इसका मतलब वो क्लियर है कि आप ट्रैवल करोगे, आप पैसे नहीं दोगे। अच्छा, क्लियर है वो उनके लिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपसे पैसे मांग लिए हो? रशिया में तो नहीं मांगा, अलग अलग कंट्रीज में तो मांगा है कि हाँ बताओ, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। अच्छा। लेकिन रशिया में कभी नहीं मांगा। जब पहली बार ट्रिप था किसी ने कभी नहीं मांगा। भाई वो आप बता रहे थे कोल्डेस्ट एरिया। या कोल्डेस्ट, तो मैं पहुंचा वहाँ से किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान से मुझे लगा कि मुझे जाना है अब द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैंने एक वो देख लिया था, डॉक्यूमेंट्री देख ली थी वहाँ की। एक डॉक्यूमेंट्री थी ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल ने बनाई थी, तो मुझे कहा वहाँ मुझे जाना है। और वहाँ से, क्योंकि मैं सारी लैंड जर्नी कर रहा था, मैंने फ़्लाइट नहीं लेने का कसम खा रखा था कि फ़्लाइट लूँगा ही नहीं मैं, तो वहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर था। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो हिचाई करके निकल गया मैं एकदम। वहाँ से पूरा कजाकिस्तान क्रॉस किया, वहाँ से पूरा रशिया का एकदम मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पहुँचा हिचाई करते करते करते, और एक सबसे बड़ी सिटी पहुँचा याकुत्स्क, जो कि दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, कोल्डेस्ट बिग सिटी। -64 गया मैं टेम्परेचर वहाँ पे, ओ भाई -64। भाई कितनी लेस पहनी हुई थी आपने कपड़ों की? 7 या 8। ओ भाई साहब। उसके बाद वहाँ से और था 2,000 किलोमीटर दूर, नथिंग, इसके बीच में कुछ था ही नहीं। अगर आप फ्रीज हुए तो गए आप। और वो जो रोड था, उस रोड का नाम था रोड ऑफ बोन्स, एक्चुअली बिकॉज वो रोड जो ह्यूमन बोन होता है ना, उससे बना हुआ था वो बोन्स। सो उसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि गुलक्स के टाइम जो गुलक्स प्रिजनर्स थे, उनसे रोड बनवाया जा रहा था, और वो जब मर गए, क्योंकि इतनी कोल्ड वेदर में तो मर ही जाएंगे, जब मरे तो उसका जो बोन था एज अ स्टोन यूज़ कर लिया उन्होंने कि चलो हटा नहीं, बोन नहीं है तो स्टोन ही डाल देते हैं, सॉरी स्टोन ही तो बोन ही डाल देते हैं। और तो एवरी 1 मीटर जितनी आप कदम लोगे उतने लोग वहाँ मरे हुए हैं, उसके अंदर दफनाए हुए हैं। बेसिकली आप शमशान के ऊपर पूरा चले जा रहे हो। एक रोड बनी हुई है, एकदम क्रेजी भाई। 2,000 किलोमीटर लंबी रोड। और कितना क्रेजी है वहाँ पर रहना, क्या क्या अलग चीजें हैं इतने टेम्परेचर सब पे कुछ रहना। अलग है वहाँ पे, तो समझ ही नहीं आता कैसे लोग रहते हैं वहाँ, क्यों ही लोग रहते हैं। अब बाहर नहीं सकते 10 मिनट से ज़्यादा। 10 सही मिनट बात के बाद है। आपको फील होगा कि क्या क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम और काम जो में करना पड़ घर है जाएगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गर्म रहते ही हैं, या इतने अच्छे से बने हुए हैं कि अंदर ठंड नहीं लगेगी आपको? ह्यूमन आई थिंक हर जगह रहने का जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उनका मेन खाना मीट है, उनके पास जो घोड़े होते हैं वो होते हैं, उसको काट के खाते जाते हैं। उनका मेन फिशिंग है, और खाते हैं घोड़े बहुत ज़्यादा वो लोग। घोड़ा इज़ द बिगेस्ट फूड खाना देर। और तुमने यहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस करे सिंस वो एकदम यार इतना ठंडा रहता है? बात ये है कि वहाँ जाने के लिए लोग थे ही नहीं। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 500 लोग रहते हैं, और वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। -72 डिग्री सेल्सियस गया वहाँ पे, -72 डिग्री सेल्सियस। हमारा फ्रीजर -30 रहता है, -20 हाँ सही में। तो -40 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे मैं पहुँचने के लिए कुछ मिल नहीं रही थी, तो वो रोड पे मुझे लिफ्ट मांगना पड़ रहा। तो सब लोग मुझे बोल रहे थे तू मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। सब रशियन मुझे वार्न कर रहे थे कि यू विल डाई यू विल डाई। मैंने कहा नहीं, पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो रोड पे मैं 3-4 दिन तक लगातार लिफ्ट मांगता रह गया। और एक बार ऐसा हुआ था कि 3 दिनों तक कोई लिफ्ट मिली ही नहीं मुझे। मैं 3 दिनों तक लगातार रोड पर खड़ा हूँ मैं, और लिफ्ट मांग रहा हूँ। 3 दिन तक आप रोड पे हो? हाँ, रोड पे हूँ। और पास में एक कैफ़े थी, थैंकफुली उस कैफ़े में जाके मैं रुकता था जब ठंडी लगती तो मुझे। तो अरे बाप रे यार, भाई इतना टॉर्चर क्यों करा आपने अपने आप को? भाई ये तो सुन के मेरे को लग रहा है भाई यार। नहीं मतलब शायद अब बड़ी लगता बहुत है थ्रिलिंग torture। होगा तुम्हारे लिए, उस बहुत समय मेरे थ्रिलिंग था, लेकिन ये करना है, ये मुझे यहाँ पहुँचना है। आई वॉज द 4th इंडियन टू रीच देयर। उससे पहले कोई इंडियन गए, 4 इंडियन ही गए थे। हाँ अच्छा। वो भी एक्सपीडिशन चलती है वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो ट्रिप। वो रशियन लेके जाते हैं बड़े बड़े कार्ड में स्टफ। हिच हाइक करके आप पहले ही हो गए? हाँ, पहले ही मैं पहुँचा। भाई आपने इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया और बाहर के ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया है, कुछ आपको डिफरेंस लगा पर्सनैलिटी में? या ये लोग क्योंकि इतने लंबे टाइम तक रोड पे ही रहते हैं,
इनका माइंडसेट भी थोड़ा अलग, थोड़े लोनली होते हैं, कैसे क्या या सेम ही होते हैं, कैसा रहता नहीं, है? मुझे एक बात लगा कि अगर यूट्यूब वगैरह चला रही नहीं तो कम से कम कंडक्टर तो बन ही जाऊंगा मैं। बैक वैक तो करवा ही दूंगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। लेकिन हाँ, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की जो लाइफ होती है ना, डिफरेंट है इंडिया के बाहर। एक बार तो रशिया के अंदर आप जो ट्रक्स देखोगे ना, बहुत लग्जरियस होते हैं। यूएस के अंदर जो ट्रक्स बहुत लग्जरियस होते हैं, लेकिन आर्मी को जाता है, उसके अंदर फ्रिज है, खाना बनाने का है, 2 बड़े बड़े बंक बेड है सोने के लिए। तो रशिया के अंदर अलग ही ट्रक्स होते हैं, एकदम बड़े बड़े कंफर्टेबल ट्रक्स होते हैं। तो वो आपको शेयर करने देते थे बेड अपना? हाँ, या बोले आ जाओ, सो जाओ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, आके ऊपर जाकर सो जाओ। ऐसे लोग बोलते हैं रशिया के अंदर। अच्छा। और इंडिया में कैसे बोलते थे? इंडिया में भी अच्छे हैं एकदम, वो चाय बनाएंगे आपको, खिलाएंगे पिलाएंगे एकदम, वो भी बहुत हॉस्पिटेबल हैं। इंडिया में भी ट्रक ड्राइवर बहुत हॉस्पिटेबल है। पर वो लग्जरी नहीं है उनके ट्रक्स पास में। लग्जरी है ही नहीं, उनके पास खुद नहीं हो, किस आपको कैसे देंगे वो? उनके पास जो है वहीं पे आपको देंगे, जो हो सकता है वही आपको ऑफर करेंगे। बट वो बहुत रिच है, लाइक अपने दिल से, कि जो भी था मुझे खिलाते थे पिलाते थे। इंडिया में भी उन्होंने किया ये। अच्छा भाई, अब बहुत फेमस बात है इंडियंस में रशियंस को लेके कि रशियन 6000 में मिल जाती है, और ऐसा परसेप्शन है लोगों का। तो वहाँ जाके आपने नोटिस करा कि इंडियन बॉयज़ जब सारे किसी इंडियंस को- की यही परसेप्शन है या कुछ का? नहीं, मतलब लौंडे लपाड़ों में है ना ये चीज़ ज़्यादा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब इंडियन बॉयज़ वहाँ उन्हें अप्रोच करते हैं रशियंस को, तो क्या इजीली वो बात करती हैं, या डेट आपने करते देखा कुछ रशियंस और इंडियन कपल देखे? या फिर ये जो यहाँ पे अफवाह है कि 6000 में मिल जाती है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ऐसे brothels मतलब हैं, ऐसा या है फिर कि रेड लाइट भाई एरिया पे पेड सेक्स हो रहा है, ऐसा कुछ? सबसे पहली बात तो ये तो सुनने में तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कहीं आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, दूसरे देश में जाओ और वहाँ बोले कि इंडियन 5000 में मिल जाती है, कितना खुद भी कितना अजीब लगेगा कि अपने भी हम जान पहचान वाले रिलेटिव्स इंडिया में रहते हैं। तो ये तो गलत बात है, ऐसे लोग बोलते हैं। और ये कि मिल जाती है नहीं मिल जाती, सच बताऊँ तो मुझे तो इंडियंस की तो बात करूं तो मैं खुद अकेला ही इंडियन मुझे दिखा वहाँ पे 20 दिन तक घूमता घूमता, मुझे तो कोई इंडियन ही नहीं दिखे वहाँ उस टाइम पे जब मैं गया। तो मुझे ऐसा नहीं था कि कोई इंडियन कोई रशिया वाली लड़की के साथ घूम रहा है जिससे मुझे पता लगे कि दूसरे लोग। स्टूडेंट्स तो थे वहाँ पे? हाँ, पर वो रशियन लड़की के साथ थे ही नहीं किसी पे। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ अपने कज़न के साथ एक वहाँ पे और उसके दोस्तों के साथ एक क्लब में गया। वहाँ पे क्लब में जाने के बाद जब हम डांस वांस कर रहे, तो एक लड़का हमारे ग्रुप में से एक लड़की से बात करने गया वहाँ पे। अब इंडियंस की मेंटलिटी रशियंस को लेके अच्छी नहीं है तो ये बात गलत है, पर उसकी वैसी थी कि पूछता हूँ, मेरे साथ चलेगी, डांस करेगी, ऐसी ऐसी बात है। तो वो लड़की इतनी ज़्यादा ऑफेंड हो गई, पता नहीं उसने क्या बोला जाके, मैंने नहीं पूछा, कितनी ज़्यादा किलस गई क्योंकि वो मतलब चाटा मारने के लिए रेडी तक हो गई थी उसके। तो बोला था कुछ उल्टा सीधा ही होगा, कुछ गंदी बात ही बोला होगा, कुछ ऐसी बोला होगा, वरना बोल देता कि यू आर ब्यूटीफुल, कौन चाटा मारता, या बोलता मेरे साथ डांस करना चाहते हो, कौन चाटा मारता, कुछ गंदी बात ही बोला है वो। और भाई कुछ ऐसा बात नहीं है ना पे वहाँ पे कोई बैंकॉक वाला हिसाब है, थाईलैंड वाला हिसाब है कि वहाँ पे जैसे प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पेड है, सेक्स का है ही नहीं, मतलब ऐसा है। तो वहाँ पे रशिया में ऐसा नहीं है, एक छवि बहुत ज़्यादा गलत बनाई हुई है इस देश के बारे में, इतने अमाउंट में ये है, वहाँ की लड़कियाँ ऐसी हैं। मेरी भी बहुत सारी दोस्त हैं जानने वाले वहाँ पे, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। मैं एक को फॉलो भी करता हूँ और उसे भी इतना गंदा लगता है अगर वो कोई वीडियो अपलोड करे और वहाँ पे नीचे ज़्यादातर कमेंट्स 6000 5000 और उल्टे सीधे गंदे गंदे कमेंट्स होता है। तो उस लड़की पे क्या बीतती होगी अगर सारी इंडियंस को, लड़कियों को 5000 पे समझा जाए और सबको नापा जाए तो हमें कैसा लगेगा। तो बड़ी अजीब बात है, गंदी बात है और ऐसा कुछ नहीं है। सही बात है भाई, ये नहीं करना चाहिए वैसे उसके बाद अब भाई आप गए सेंट पीटर्सबर्ग? भाई मैं सेंट पीटर्सबर्ग गया, वहाँ पे फ्लाइट भी मैंने वहीं से बुक कराई। कितने की पड़ी वो 6000 की पड़ी आना जाना इंडियन में। 6000 सुन के हंसी आ गई। हाँ ठीक। अच्छा, हाँ फिर वहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग गया तो 1 से 1.5 घंटे तक की फ्लाइट थी वहाँ पे। और वहाँ जब मैं पहुँचा तो मॉस्को बिल्कुल ऐसा कि दिल्ली और सेंट पीटर्सबर्ग बिल्कुल ऐसा कि गोवा, मतलब इतना डिफरेंस। और सच बताऊं मुझे जो इतना पीस मिला, इतनी खुशी मिली सेंट पीटर्सबर्ग मतलब थोड़ा जाके। खुला एरिया था जैसे, और वो ना ना आप नहीं गए ना, मैं बता रहा हूँ, सुनो तो। तो मैं पूछ ही तो रहा हूँ। तो बता तो रहा हूँ। सेंट पीटर्सबर्ग, सॉरी हाँ, डोंट नहीं नहीं सही कर रहे हो, बिल्कुल मजा आ रहा है। सही है सही है। सेंट पीटर्सबर्ग जब मैं गया तो वहाँ पे ऐसा था जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग्स बनाते हैं और पेंटिंग्स टांग दी, तो पूरा का पूरा शहर ऐसे जैसे किसी ने पेंटिंग में उतार दिया हो। सारी बिल्डिंग्स पुरानी पुरानी, वहाँ का जो बनाने का तरीका है बिल्डिंग को,
जो वो क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। हाँ वही सेम टू सेम वो बिल्कुल ऐसे हाई लेवल के कि पुरानी वाली वाइब दे रखी है, एकदम पुराने विलेज और पूरा वही पुराना कॉन्सेप्ट जैसा यूरोप की साइड वाला। और वहाँ जाके इतना मजा आया भाई, इतनी सुंदरता, और कदम कदम पे वहाँ पे पूरे शहर में ना मतलब कनेक्टिविटी है कि लोग गाड़ी से ना जाएं, नाव से बैठ के जाएं। और उस नाव का सफ़र है 10 किलोमीटर तक का, अंदर अंदर पानी में जब जाओगे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे दिल्ली में आपको ईस्ट दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जाना है तो नाव में बैठो, ऐसे पानी से होते हुए जाओ। हाँ, तो ऐसे 1600 रुपए की थी वो। तो ऐसे मोटर बोट्स थी या कोई चला रहा कोई था? मोटर बोट, अगर किसी को पर्सनल पार्टी करनी है, सारा दोस्त है, तो पूरी की पूरी बोट बुक कर लो। ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ है यार, अगर हाँ, बहुत प्यारी चीज़ थी। और जब उसमें तुम बीच में बैठोगे, उसमें नाव में जाओगे, तुम्हें पूरा शहर दिखता चलेगा और बड़ी सुंदर यार। मतलब मैं याद है मेरे वो सोलो ट्रिप जब मैं कर रहा था तो मैं हर दिन एक बारी नाव में ज़रूर बैठता था। कभी मम्मी को वीडियो कॉल करा, कभी दोस्तों को करा, कभी आपको करा, तो उस चीज़ में बड़ा मज़ा था। मतलब मुझे लगा अगर वो ट्रिप की बेस्ट चीज़ वो थी, उस नाव में बैठना हो तो वो ज़रूर बैठना। और जगह जगह ना इंडिया और रशिया के झंडे बहुत देखने को मिलते हैं। ये दोस्ती बहुत तकड़ी है। उसका वो कितना है, फेयर कितना है उस बोट का? अगर भाई जी 1600 रुपये के अराउंड है। पर आप बोलोगे ना कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का और यहीं पढ़ता हूँ रशिया में, तो वो बिना आपकी आईडी देखे आपको 1100 रुपये में वो दे देंगे, तो 500 रुपये वहीं बच जाएंगे। तो बचाया आपने फिर? हाँ, मैंने बोला स्टूडेंट हूँ, मेरा भाई था, एक ही तो बात हुई। तो एक बार जाने के ही 1600 है, चाहे कहीं से कहीं भी जाओ? हाँ, वापस भी छोड़ेंगे जहाँ से आपको उठाएंगे। अच्छा, मतलब आप मैं तो वो लेता था कि जहाँ से बैठूँ वहीं उतार दो मुझे। कोई ऐसा भी कर सकता कहीं बीच में उतर जाए, पर जाएंगे 1600-1300 ही। ओके। एक ही फिक्स रेट है। कितने सीट्स होती हैं, कितने लोग बैठते हैं? अगर आप पूरे का पूरा, आप स्क्रीन पे भी दिखाते रहना फोटो लोगों को, पूरे का पूरा वो लोगे ग्रुप वाला, तो उसमें 30 सीट्स होती हैं, 2 ऐसे। वो प्राइवेट भी ले सकते हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारा कभी बर्थडे हो तो चलते हैं रशिया और वहाँ पे प्राइवेट वो बुक करते हैं और अपना वहीं पे फोटो शूट करते हैं। रशिया है, थाईलैंड ही रहता है क्या आपके दिमाग में? आपकी बात मैं कहना चाह रहा था। चलो अगला क्वेश्चन पूछ। तो भाई जी यहाँ पे कौन सी जगह थी देखने वाली? सारी नहीं, मतलब कोई फेमस ऐसा स्क्वायर था या क्या था, जैसे वहाँ पे था रेड स्क्वायर? भाई वही सेम वही बात कि मुझे नाम नहीं पता उनके, क्योंकि रशियन लैंग्वेज में सबके नाम थे। तो कोई एक्टिविटी जैसे आप गूगल करते थे तो कोई एक्टिविटी करने गए हो या कुछ ऐसी जगह थी या कुछ जो बता सकते हो आप? रशिया अगर तुम्हें घूमने जाना है तो मेन चीज़ वहाँ पे घूमने की है सिर्फ बिल्डिंगें देखना, सिर्फ सुंदरता देखना, लोग देखना कि कितने ज़्यादा सुंदर हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। जो बात है, मैं तो सुंदर सुंदर लड़कियां जब भी देखता था, वहाँ मम्मी इतनी प्यारी प्यारी लड़की दिख रही है, यहीं से ब्याह कर लूं। पर उनकी एवरेज हाइट बड़ी लंबी होती है ना, मतलब इंडियंस के मुकाबले से। भाई जी मैं तो जैसे 6.1 का हूँ फीट का, तो मेरे तो कान तक ही हैं सारे। मतलब सबसे लंबे आप हो वहाँ लड़कियों में। अब लड़कियां मेरे से ऊपर अगर निकल जाए तो फिर जिराफ और ऊँट नहीं लगेंगी, इतनी लंबी भी क्या फिर। मतलब एक लड़कियों वाली उसमें हो, मतलब ठीक है, सुंदर सुंदर इंसान है वो, नेचर दिखेगा, बिल्डिंगें सुंदर दिखेंगी, अच्छे ऐसा कुछ करने को नहीं है भाई, हेल्पफुल है यार। एक बार ही ना मेरे पैसे छूट गए वहाँ पे मेरे कमरे पे, और वहाँ पे मैं बड़ा परेशान, यार क्या करूँ, मेरे तो पैसे खत्म हो गए, मेरे पे पैसे नहीं है, वो पड़े हैं मेरे कमरे पे। तो 3-4 लोग आके मुझसे बात करने लगे, इंग्लिश ना आए बेचारे को, और टैक्सी वाले से बात करने लगे। मुझसे बस इतना पूछा कि कंट्री मगा इंडिया, और उन्होंने इंडिया सुनते ही मेरा 2000 का बिल ऐसे दिया। मेरा इतना ज़्यादा हो गया कि इसका मैं एहसान कैसे उतारूंगा। तो भाई अपना नंबर दे, कुछ भी दे, मैं तुझे तेरे पैसे वापस करूंगा ना। उसने नंबर दिया अपना, आधे घंटे तक बहस चली, नंबर कहा नहीं, इंडियन ब्रदर, बस यही। तो प्यार मोहब्बत भी है, दोनों तरीके के लोग हैं वहाँ पे, सेम इंडिया में यार। भाई जी वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन खाना कैसा मिलता था? बढ़िया, सही था इस बार? मतलब ठीक था, एसिडिक नहीं था ज़्यादा। एक ही बार ही ट्राई करा था, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैं वही वीगन वगैरह वो सारी कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा इंडियन ऑप्शंस थे या वहाँ ज्यादा थे? सारी जगह सेम थे, और मतलब भर के हैं इंडियन रेस्टोरेंट? हाँ, वो दबा के हैं, खूब ज़्यादा हैं। और इंडियन वाली बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया की। मैंने बात करता था, कोई देहरादून से है, कोई केरला से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। मज़ा आता था उनसे बात करने में, फिर अच्छा लगता था भाई। और बात करें कि घूमने फिरने वाली जगह कहाँ है इन दोनों में, तो सच बताऊँ तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगह, जितने भी आप सर्च करोगे टूरिस्ट प्लेसेस नियर मी, बेस्ट प्लेसेस नियर मी टू ट्रैवल और ये और वो सारी चीज़, तो लास्ट में आपको मिलेंगे चर्च।
सिर्फ चर्च अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग छोटे बड़े, पुराने से पुराने चर्च हैं। एंशियंट और ये सारे चर्च ही मिलेंगे घूमने के लिए। मेन जो होगा बहुत पुराने पुराने हजारों साल पुराने हैं। तो ये चीजें होंगी, सिर्फ चर्च ही हमारा। और जब आप गए थे क्या टेम्परेचर था इस टाइम? भाई वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर था। बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर था कि मतलब गर्मी तो उसे नहीं बोल सकते, पर ज़्यादा ठंड नहीं थी। पर सर्दियों में जब जाते हैं मैंने सुना माइनस में हो जाता है, लोग अपने घर में छुपे रहते हैं। तो तुम्हें अगर घूमने जाना है मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे आगे रुक जाओ। उसके बाद ठंड बढ़ जाती है वहाँ पे, है ना? बहुत ज़्यादा। भाई जी आप बता रहे थे आपने कोई एक्टिविटी भी करी थी वहाँ पे योगा की, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, वो बताओ। यार मैं ना एक दिन इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में कैफे में पहुंच गया, और वो नेपाली कैफे था, और वहाँ पे मोमोज भी और सारी चीज, और अच्छा सब चीज बढ़िया बढ़िया मिल रही। क्या रेट था मोमोज वगैरह का? मोमोज का रेट 350-400 रुपए की एक प्लेट। चटनी बढ़िया दे रहे थे, लाल और अगर मेयोनीज। पहले मॉस्को में वॉर से पहले 10 रुपए की कोई चीज थी, अभी वो चीज हो चुकी है 40 रुपए की। अगर कोई होटल 1000 रुपए का मिलता था, वो हो चुका है 5000 रुपए का, इस चीज की वजह से। तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा का खर्चा हो रहा है। मोमोज का टेस्ट कैसा था? बढ़िया था? दिल्ली का टाइप? बढ़िया था, टेस्टी था। दिल्ली की वाइब कहाँ आएगी विदेश में, पर ठीक था, काम चला। 60-70% वाइब मैच हो रही थी खाने का टेस्ट। और खा रहा मैं, खाते खाते वहां पे साइड में मुझे दिखा योगा सेंटर, और मैं सोच रहा यार डेली वही खाना पीना घूमना फिरना ये सारी चीजें देख रहा हूँ, कुछ नया करता हूँ, कुछ एक्टिविटी करता हूँ। मैं एक्टिविटी भी ऐसी नहीं, वहाँ स्नॉर्कलिंग कर ली, वहाँ पे बीच है और इधर उधर चले गए। एक्टिविटी तो सोचा योगा ही कर लो, थोड़े फिट भी हो जाए। थोड़ी देर में जिम भी नहीं गया था मैं, तो वहाँ पे देखा योगा सेंटर। वहाँ जी कितने रुपए एक दिन के? कह रही जी 500 रुपये। मैं ठीक है जी। फिर वहाँ 500 रुपये दिए। अब मैं योगा करने चला गया। इससे पहले योगा किया हो था आपने कभी? हाँ अच्छा, करते हो आप वैसे? भाई योगा मैं करता हूँ बीच बीच में, माइंड रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है बहुत योगा। अच्छी बात ये नहीं कि हेल्दी रहने के लिए। जब इधर का प्रेशर कुकर फटने को होता है तो योगा करती है हेल्प। तो मैं करता हूँ बीच बीच में कपालभाति, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम, ऐसी चीज़ें, मेडिटेशन। तो वहाँ पे देखा मैंने योगा सेंटर, और मैं अंदर पहुँच गया। 500 रुपये देके योगा करना, और वहाँ जाकर इतनी शर्म मुझे आई, इतनी शर्म आई कि मेरे ये लाल हो गए कान, मेरे गाल लाल हो गए, मेरे पसीने आने लगे। अकेला लड़का था मैं, और कम से कम 20-30 रशियन लड़की जिन्हें अफेक्शन है योगा से और इंडिया से। और मुझे देख के इतनी बातें वहाँ हुई, आप इंडिया में हो, आप दिल्ली से हो, आप कहाँ से हो, आप क्या खाते हो, आपका ट्रेडिशन क्या है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, व्हाट इज दिस, मगर दिस इज शेरवानी। उन्होंने गूगल पे दिखा रहे मुझे ये क्या है, मगर बिंदी, वो सारी चीज़ें उन्होंने सेव कर रखी है। जैसे इंडिया के बारे में, इंडियन लोगों की मेंटलिटी, रशिया के बारे में क्या है, मगर बढ़िया है। अब सच बताता तो कितना हर्ट होता उन्हें। तो फिर क्या जो तो बात उन्होंने क्या बोला? आपने उनसे पूछा कि आपकी क्या मेंटालिटी है इंडियंस को लेके? भाई वो उनकी एक तो इंग्लिश थोड़ी वीक थी, और मैंने ये पूछा, वो तो उन्होंने, जब मैं बोल रहा हूँ ना इंडिया के बारे में क्या है पता है तुम्हें, तो उधर की लड़कियां बोले जिम्मी जिम्मी आजा आजा आजा। अच्छा, ये गाना फेमस ये है? गाना, हाँ ये फेमस है। बालिका वधू वहाँ पे फेमस है। कुछ कुछ बालिका होता वधू? है वो वहाँ पे फेमस है। मिथुन दा वहाँ पे फेमस है। शाहरुख खान की कंट्री के नाम से भी इंडिया को जाना जाता है। कोई कोई लोग ना ऐसा है, शाहरुख खान कंट्री, मगर हाँ इंडिया बोलना सीधा। अच्छा। तो ये भी है। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा। भाई ये नई चीज है, बालिका वधू हाँ, देख भाई, रहे ये लोग तो वहाँ पे। बालिका वधू देख रहे हैं। टर्की जब गया था, सारे हमारे जितने भी सीरियल है टर्किश लैंग्वेज में डब होते हैं, और वहाँ इतने ज्यादा फेमस है हमारे इंडियन सीरियल। बताओ वहाँ पे भी बींदनी वाला कॉन्सेप्ट देख रहे? बींदनी बींदनी ही बना दिया। क्या होता है बींदनी? अच्छा वाइफ। हाँ भाई। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर योगा वोगा? तो भाई जी योगा करी वहाँ पे। अब यार वो उनकी ना फ्लेक्सिबल बॉडी, अब लड़की की ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी है एज कम्पेयर टू लड़के तो ऐसा ये हुआ जिम विम करके टाइट हो गया शरीर। पर वो कहीं को भी घूम जाए, कुछ भी कर दे, वो सारी चीजें मैं नहीं कर पाया उस लेवल में। अब उन्हें हंसी भी आए, कौन आ गया नो सकिया बीच में, मैं सॉरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसे कहने लगा अपनी इज्जत बचाने को। तो फिर ये थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर मैंने कहा कि मगा यहाँ अच्छे मोमोज मिलते हैं, ट्राई करना कभी। तो ठीक है। फिर किसी का परिवार से कोई भाई आ गया किसी को लेने, किसी की मम्मी आ गई, किसी के पापा आ गए। एक दो लड़कियों ने मुझसे बातचीत भी करी कि क्या बातचीत करी? थोड़ी बहुत इंग्लिश आई, मतलब ठीक है। मैं सच बताऊं तो लाइन मारी उन्होंने मेरे पे, यू लुक वेरी हैंडसम, व्हाट यूर थिंकिंग अबाउट रशियन पीपल, ऐसी ऐसी करके उनका एक्सेंट था थोड़ा। अच्छा जी। मेरा ही बदल गया। तो फिर मैं भी उनके एक्सेंट में बात कि ठीक है, I like Russian people and you people are really great and
you have really rich culture and tradition, and we love Russia. पर कल्चर आपने देखा नहीं था रशियन का। रखनी पड़ती है ना सही सोलो लाइन ट्रैवल मारी है। मैं देख तो चुका था, 15 दिन तो बीत गए थे, देख चुका था। ऐसा कैसे कहा आपने? हाँ जी।